अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद मलिक। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर चमलवास बानिहाल के करीब आज दोपहर एक डैम पर एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस ने बताया कि हादसे के फौरी बाद मकामी अफराद और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इन्होंने बताया कि डैम्पर का मकामी ड्राइवर 35 साल रियाज अहमद लोहार वल्दे गुलाम महिउद्दीन लोहार साकिना चमलवास बानिहाल इस हादसे में शदीद जख्मी हो गया और SDH अस्पताल बानिहाल मुंतकिल होते हुए दम तोड़ गया। डैम्पर सड़क से 400 फीट नीचे गिर गया और नाला बशलारी के किनारे गिर पड़ा। डैम्पर इस इलाके में काम करने वाली 4 लाइन तामीराती कंपनी के साथ मुंसलिक था। आइए देखते हैं बानिहाल से मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। चमलवास के मकाम पे कराची हाल खटाना पैच वहाँ पे डंपिंग पे जो डंपर है ये मलबा डाल रही थी और नीचे चली गई। तो 12:40 के बाद हमने यहाँ से कोशिश की, जाम बहुत था यहाँ से, तो हम वहाँ पे पहुँचे और बड़ी मतलब मेहनत करने के बाद जाके इसको वहाँ से निकाला और वहाँ से यहाँ आने में हमें कम से कम इस टाइम 3 बजने लगे हैं। तो बहुत ज़्यादा जामिंग थी, यहाँ भी पहुँचे, यहाँ भी डॉक्टर साहब कोई अवेलेबल नहीं था, बहुत लेट पहुँचा है। तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का जो हमें सामना करना पड़ा है ना। ये डंपिंग करते हैं वहाँ पे, मलबा जो है ना कंपनी का वो डंपिंग कर रहे हैं। डंपिंग की वजह से मतलब टिपर पीछे गई होगी या कच्चा होगा, उसकी वजह से गिर गया है। क्या मलवास का है? निसार अहमद है, रियाज अहमद। कोविड-19 के तवीलुल मुद्दत असरात को दूर करने के लिए वैक्सीनेशन डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डोडा का बुनियादी मरकज है। इसके अलावा मजहबी सरबराहान का खुसूसी 45 साल से ऊपर के उम्र के अफराद इंतजामिया की हिमायत में आगे आए हैं। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने बताया कि 45 साल से ऊपर की आबादी का 72% से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 9 वैक्सीनेशन साइटों पर 18 से 44 साल की उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव भी शामिल है, जिसमें हाई रिस्क सेक्शन यानी दुकानदार, दोस्त, सहाफ़ी वगैरह मिशन मोड पर जारी हैं। कोविड मुस्बत मामलात के हवाले से DC ने बताया कि इस माह के आगाज में मुस्बत शरह 7.7% थी, जबकि जिला भर में सिर्फ 804 सरगर्म मुकदमात के साथ कम होकर 3.3% हो गई है। अभी हमारी ऐसी स्टेज है कि हमारा सबसे जो प्राइम फोकस है वो हमारा वैक्सीनेशन पे है, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही हमें लॉन्ग टर्म में कोविड से लड़ने की हमें शक्ति मिलेगी। तो उसके लिए हमारा मिशन मोड में ऑलरेडी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और इसी हफ्ते हमने 18 से ऊपर वाले सेगमेंट में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाई है और इस समय वो 9 जगह चल रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस चीज़ को हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। उसमें जो फोकस ग्रुप है, हमारा जो प्रायोरिटी ग्रुप है, उसके लिए भी अलग से डेडिकेटेड हमने इंस्ट्रक्शन इशू की है कि जो शॉपकीपर्स हैं, मीडिया पर्सनस हैं, बार्बर्स हैं, इस तरह के लोगों को हम अलग से भी प्रायोरिटाइज़ करके उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाएं। 45 से ऊपर का जो हमारा ग्रुप है जिनकी ऑलरेडी वैक्सीनेशन चल रही थी, उसमें काफ़ी सिंसियर एफर्ट्स हुए हैं, एक्सटेंसिव टूरिंग हुई है, मेडिकल टीम्स की दूर दराज के एरिया में जाए हैं। इस समय हमारी जो फिगर है वो 72% से क्रॉस हो गई है। इसमें थोड़ा चैलेंजिंग इश्यूज़ आ रहे हैं और पीछे एक काफ़ी डिटेल्ड एक डिस्कशन हुई, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई जिसमें रिलीजियस लीडर्स आगे आए हैं। हमारे इमाम्स के साथ हमारे पास डिस्कशन हुई है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिया है हमें और उन्होंने खुद वॉलंटियर होकर कहा कि हम भी टीम्स के साथ चलेंगे ताकि अगर किसी एरिया में, किसी ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं लोगों के जहन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं वैक्सीनेशन को लेके, तो वो उनको रिमूव करने में मदद करेंगे। तो वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मेडिकल टीम के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के बड़े प्रोएक्टिवली हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी हर तरीके से यही कोशिश की जा रही है कि लोगों को अवेयर किया जाए और उस एरियाज़ पे पहुंचा जाए जहाँ जहाँ इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, जहाँ लोग खुद आ नहीं पाते या लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। होपफुली हम सबका जो कलेक्टिव एफर्ट है वो रिज़ल्ट लाएगा और हमारी जल्दी ही जल्दी ये वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगी। हमारी जो इस समय जो रेट है पॉजिटिविटी रेट का,
हमारे 803 इस समय एक्टिव केसेस हैं। तो एक्टिव केसेस की क्यूमुलेटिव एक्टिव केसेस हमारे लगातार घट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो एडमिशन हो रही है, जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारे जो है डिस्चार्ज हो रहे हैं या उनका पीरियड जो क्वारंटाइन का है पॉजिटिविटी के बाद वो ख़त्म हो रहा है। जो जून के शुरू में जो रेट था हमारा 7.7% के करीब जो पॉजिटिविटी रेट था, वो जून के दूसरे हफ्ते में वो 4.2 हो गया था और अभी जो वीक ख़त्म हुआ है उसमें वो 3.3 पे आया है। तो उसमें भी ट्रेंड्स जो है वो डाउनवर्ड्स हैं, हमारे ट्रेंड्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो एक हेल्दी साइन है। हम कंटिन्यू रहेगा हमारा सिस्टम, एनफोर्समेंट का सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि साथ ही साथ हमें रिस्ट्रिक्शन भी ईज़ करनी है। हम किसी चीज़ को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते और लंबे समय तक बंद नहीं कर सकते कि लोगों की रोज़ी रोटी और जो हमारा इकोनॉमिक सेटअप है उसको बड़ी देर तक डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी चलती रहेंगी, रिस्ट्रिक्शंस भी ईज़ होती रहेंगी और हमारी एनफोर्समेंट भी चलती रहेगी। वैक्सीनेशन के साथ दूसरा हमारा अहम जो फ्यूचर के लिए और करंट सिचुएशन को डील करने की हमारी रहेगी सेल्फ सफिशिएंसी जो ऑक्सीजन की है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसका अभी कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि कितनी देर चलेगी या फ्यूचर में क्या रहेगा। तो हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इम्प्रूवमेंट करने की बड़ी ज़रूरत थी हमारे पास। तो ऑक्सीजन में जो कंसनट्रेटर्स थे, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, पहले कोई 80 से ऊपर हमारे पास कंसनट्रेटर थे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास शुरू में थे, और 900 से ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट के ऊपर भी फोकस किया गया कि वो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट के पास वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो पिछले दिनों हमने कोविड केयर सेंटर सेटअप किए थे। तो उन सेंटर्स में ऐसा था कि हमारे पास कम से कम एक ऑक्सीजन बेडेड था। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि हम कॉन्सेंट्रेटर प्रोक्योर कर सकें। उसके लिए हमारे 237 का हमने ऑर्डर प्लेस किया था मेडिकल डिपार्टमेंट के थ्रू मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन के साथ, क्योंकि ये ऑर्डिनरीली मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है और इस समय तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह यहाँ पे किल्लत है। तो हमारे वो 237 के आने वाले हैं। 63 की सप्लाईज हमारे पास आ चुकी है, वो फील्ड में जा चुके हैं। इससे ये होगा कि कोविड अगर ख़त्म भी होता है उसके बाद ये सारे के सारा जो हमारा एक सेटअप बन जाएगा, ये सारे सब सेंटर्स NTPSC PHCs के पास रहेंगे ये जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स। इसके साथ हमारे पास और एजेंसीज से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। कुछ NGOs भी सामने आई हैं जिन्होंने कुछ डोनेशंस की है। हमारे पास ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की तरफ से भी ग्रांट दी गई है, जिसमें बाकी मेडिकल सप्लाईज़ के अलावा 22 कॉन्सेंट्रेटर भी मुहैया किए गए हैं। वो GMC के पास हमारे पास सप्लाईज आ गई है और उसका यूज़ चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट जो जनरेशन प्लांट है, जिसको ना कोई फिलिंग की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन जो है वो जो आपकी एटमॉस्फेरिक जो एयर है, एयर से वो ऑक्सीजन डिराइव कर लेता है। तो वो हमारा एक प्लांट हमने 750 LPM का ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है डोडा में, और उम्मीद है कि आज हमारा जो दूसरा प्लांट है वो भी कमीशन हो जाएगा, क्योंकि वो उसको कल हमने टेस्टिंग पे लगाया था सारे करके। तो आज और कल के दिन में हमारी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की, वो 750 से बढ़कर 1500 LPM तक हो जाएगी। अभी भी 750 हमारे लिए सफिशेंटली केटर कर रहा था GMC में। जितने भी पेशेंट आते थे उनके लिए वो सफिशेंट था। अब जो नया प्लांट है ये एज ए बैकअप भी रह सकता है और उसके साथ इन कंजंक्शन भी चल सकता है। तो हमारे पास 1500 LPM का काफ़ी अच्छी पोजीशन आ गई है, जिसके लिए काफ़ी सेल्फ सफिशेंट है। अगर हमारे तकरीबन GMC में 300 के करीब बेड हैं, तो हमारे 150 भी भर जाएँ, अभी तो 40 के करीब बेड हैं, 150 भी भर जाएँ तो हमारा प्लांट उसके लिए सफिशेंट रहेगा। इसके अलावा गद्दों में 500 LPM के ऊपर काम शुरू हो गया है। उसमें सिविल स्ट्रक्चर्स बनने हैं, वो ईरा के थ्रू सिविल स्ट्रक्चर्स का काम शुरू हो गया है। गंदौर क्योंकि दूर दराज का एरिया है, हमने प्रायोरिटी ली कि GMC के अलावा कुछ ऐसी जगहों पे भी हमारा ऑक्सीजन प्लांट रहे कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी हो। तो वो ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन का सिविल वर्क स्टार्ट हो गए हैं। सिविल वर्क के साथ साथ आपका प्लांट रूम बनेगा, उसमें मैनीफोल्ड्स रहेंगे और उसके बाद इक्विपमेंट्स वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। तो लेकिन हमें ट्रीटमेंट जो GMC में हो रही है उस पर फोकस करना है और पॉजिटिविटी रेट को नीचे करने की कोशिश करनी है। टेस्टिंग हमारी इम्प्रूव हो रही है और लोगों के बीच में फर्दर अवेयरनेस भी है और माइंडसेट भी चेंज करने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ मार्केट में आए तो वो चीज़ें ठीक ही हैं। मैंने देखा है कि कुछ बैंक ब्रांचेस के पास लोग आते हैं और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी हमारी चीज़ें हैं जो बैंक से जुड़ी हुई हैं। तो डोडा में मैंने देखा कुछ फुटफॉल ज़्यादा हो रहा है
तो एक मेरी बात हुई उनकी अथॉरिटीज़ से, जो बैंक्स की सीनियर बैंक अथॉरिटीज़ हैं जम्मू में, कि डाली उद्यानपुर में हमारा एक बैंक की ब्रांच के लिए कहा गया था। उन्होंने कल यहाँ जोनल ऑफिसर को भी इंस्ट्रक्शन दी है और बैंक को भी कहा है कि आप उन पे एक जल्दी से जल्दी वहाँ पे बैंक ब्रांच खोलें, सो दैट जहाँ के जो लोग यहाँ आ रहे हैं तो वो वहाँ जाएं, यहाँ फुटफॉल कम होगा, उनको भी आसानी रहेगी और यहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका नहीं है। तो उन चीज़ों को भी हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ फुटफॉल ज़्यादा होता है, ताकि हम उसको डीकंजेस्ट करने की कोशिश कर सकें। जस्टिस मागरे ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स रामबन में विधिक खिदमत मरकज़ का इफ्ताह किया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, जो J&K के लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं, आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स रामबन में जस्टिस मनोज चटर्जी कोल के हमरा विधिक खिदमत मरकज़ यानी कानूनी इमदादी मरकज़ का इफ्ताह किया। इससे कबल हाई कोर्ट जज ने डिप्टी कमिश्नर मसरत इस्लाम की सरबराही में ज़िला इंतज़ामिया के साथ एक मीटिंग की और अदालती अहाते में बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। इन्होंने DC रामबन को हिदायत की कि न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स की तामीर के लिए इंतज़ामिया की निशानदेही की गई अर्जी का कब्ज़ा हवाले किया जाए, क्योंकि मौजूदा इमारत मुस्तकबिल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। जस्टिस मागरे ने नई इमारत से अपना काम शुरू करने के लिए मुकर्ररा वक्त के अंदर मुनसिफ कोर्ट कम्प्लेक्स मुख्ताल के तामीराती काम को मुकम्मल करने की हिदायत भी मंजूर की। अदालती अफसरान के साथ बातचीत करते हुए जस्टिस मागरे ने इनसे कहा कि वो कानूनी चाराजोई को इंसाफ की फरहमी के लिए जल्द से जल्द अपनी पूरी कोशिश करें और हर समात की मुनासिब समात को यकीनी बनाएं। इन्होंने कहा कि इंसाफ तक आसान और तेज़ रसाई फराहम करना अदलिया का बुनियादी मकसद है। इन्होंने वकीलों की सहूलियत के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जरिए शुरू करदा विधिक खिदमत मरकज़ और दीगर ऑनलाइन अदालती सहूलियात को कामयाब बनाने के लिए वकील बरादरी से ताउन का मुतालबा किया। जस्टिस मनोज चटर्जी कोल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में इस तरह की सहूलियत फराहम की जाएंगी, जिसके लिए हाई कोर्ट के हुकाम कम से कम वक्त में इस हदफ के हुसूल के लिए पुरअज़म और सख्त मेहनत कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जज ने इस मामले की निगरानी भी इस वक्त की जब कानूनी चाराजोई के जरिए 2 मुकदमा दायर किए गए और इन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि ये दरख्वास्त महज 1 मिनट के अंदर मतलूबा अदालत तक पहुंची और 10 मिनट के अंदर ही कानूनी चाराजोई को एतराफ़ मिल गई। आइए देखते हैं रामबन से ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। टेक्निकल स्टाफ है, उनके लिए जगह होनी चाहिए, उसके साथ साथ इनका रेजिडेंस का होना चाहिए कि लिटिगेंट अपने केस का स्टेटस मालूम कर सकता है विद इन ए सेकंड और प्रोसेस हो गई। एक तो एक्सेस टू जस्टिस हमारा मिशन है, इसका जो एडवांस टेक्नोलॉजी में ये फायदा लिटिगेंट को देने के लिए आज रामबन डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो ये ई सेवा केंद्र है, जो इसकी सहायता से जो लिटिगेंट यहाँ से कोई पिटिशन हाई कोर्ट भी जम्मू या श्रीनगर में करना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट की, वो यहाँ के ये सहूलियत देगा। उसकी पिटिशन यहाँ फाइल होगी तो वहाँ पे रजिस्टर होगा, उसको जब एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसके साथ ही उसको अपने डेट का स्टेटस भी मिलेगा कि किस डेट पे किस रोस्टर जज के सामने लग रहा है हाई कोर्ट में। नंबर 1। नंबर 2, इसका स्टेटस जो ही वो कोर्ट केस वहाँ पे हाई कोर्ट जज साहब अटेंड करेगा, इसका स्टेटस भी ये मालूम कर सकता है, इसको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। ये फायदा है, इसको ई फाइलिंग कहते हैं। और आज के डेट से कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी लिटिगेंट हाई कोर्ट में फाइलिंग के लिए कोई भी केस करना चाहता है वो यहाँ से कर। आज के लिए भी हमने देखा कि कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। ये जो इतने डिफ़िकल्ट एरिया हिली डिस्ट्रिक्ट है, हिली एरियाज़ है, किश्तवाड़ से हम गए थे, वहाँ से आए हम, डोडा में, रामबन में, जम्मू में, कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ मुश्किल है कि लिटिगेंट को अगर कोई मामला हो उसका तो वो कोर्ट तक पहुँचने में उसकी दुश्वारी होती है, तो वो ADI छोड़ देता है। तो हमने इसी मिशन का एक कारण है कि हम डोर स्टेप जस्टिस के लिए उनको वो सहूलियत अपने ही घरों में देते हैं। और वो कैसे देते हैं? मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लीगल सर्विस अथॉरिटी का हूँ जम्मू कश्मीर। हमने PLVs को रखा है, हमने जो भी जिसको कोई सहूलियत चाहिए थी वहाँ से उसको लेके लीगल एड अपने पैनल लॉयर को जाते हैं, वो उनकी पिटिशन तैयार करते हैं और उधर से लेके जो नेक्स्ट अवेलेबल कोर्ट होगा, मूविंग कोर्ट होगा या नेक्स्ट कोर्ट होगा, वहाँ तक वो लेके जाते हैं उनको और वो जस्टिस और इंसाफ देने में उनकी सहूलियत करते हैं। और
वर्चुअल मोड में जितने भी सब्जेक्ट पे आपके मैटर्स थे वो कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सारे खुले। जम्मू कश्मीर की बैरूनी यूनिवर्सिटियों से जम्मू कश्मीर के डिग्री होल्डर्स का तवील इल्ता मसला है। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों का एक ग्रुप जिसने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से डिग्री हासिल की है वह इंसाफ के मुंतजिर हैं। अब आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद इस तरह की डिग्रियां रखने वाले बेरोजगार नौजवान इंसाफ के मुंतजिर हैं, क्योंकि मरकजी हुकूमत की नौकरियों के लिए इस तरह का कोई ऑर्डर लागू नहीं किया जा रहा है। नौजवानों के पास अब उम्मीद की किरण है कि इनकी डिग्रियों को मरकजी सरकारी उसूलों के मुताबिक सरकारी मुलाजमतों के लिए कबूल किया जाएगा। जिला यूथ सदर नेशनल पैंथर्स पार्टी जिला रामबंद मोहसिन खान ने मौजूदा LG हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो जम्मू कश्मीर के मुतासिरा गरीब बेरोजगार नौजवानों की कश्मकश का अजाला करें। आइए देखते हैं सजाद खांडे की ये रिपोर्ट। मैं मोहसिन खान, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट यंग पैंथर्स पार्टी रामबंद। आज मेरा मुद्दा व मकसद मीडिया के सामने आने का ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ साल पहले हायर एजुकेशन के हवाले से स्टडी सेंटर्स चल रहे थे, चाहे उसमें सिक्किम मैनीपाल यूनिवर्सिटी थी, विनायका थी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ थी। बच्चे वहाँ पर जो स्टडी सेंटर्स थे वहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन के तहत रेगुलर क्लास देते थे। थी तो वो डिस्टेंस एजुकेशन एडमिशन, लेकिन स्टडी सेंटर्स में वो रेगुलर क्लास देते थे। लेकिन आज मेरा मौजू ये है कि जब वो स्टडी सेंटर्स जम्मू कश्मीर में खुले तो उस वक़्त की मौजूदा गवर्नमेंट जो यहाँ पर थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की थी, और उस गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर साहिबान थे वो उन स्टडी सेंटर्स की इनॉग्रेशन करने के लिए गए और बच्चों ने यही समझा कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो है वो इन इंस्टीट्यूशंस में इनॉग्रेशन के लिए गया तो इसका मतलब है कि ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है। आप मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स पे देख सकते हो कि हमारे कहीं साबका मिनिस्टर जो है वो इनॉग्रेशन और वहाँ के एनुअल डे के फंक्शनों में शामिल हुए। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम ये हुआ कि जब उन्होंने वहाँ से डिग्रियां मुकम्मल की तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर इशू हुआ कि ये डिग्रियां यहाँ पर वैलिड नहीं है। उस वक़्त आप खुद इमेजिन करके देख सकते हो कि उन लोगों पर क्या बीती होगी जिन्होंने इतने साल लगाकर उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया, जिसको जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के बैनर तले हम कड़ी अल्फाजों में कंडेम करते हैं कि 370 की एब्रोगेशन के बाद भी उन नौजवानों को यहाँ पर मुश्किलें क्रिएट की जाती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार क्या वजह है कि आप लोग पहले खुद ही वेलकम करते हो उन यूनिवर्सिटीज को, लेकिन जब आप मुकम्मल वहां से डिग्रियां हो जाती है बच्चों की तो फिर आप ऑर्डर इशू करते हो कि ये यूनिवर्सिटियां यहां पर वैलिड नहीं है। उसके साथ साथ मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं 80-90% मुल्क के अंदर घूमा हूं, मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैरूनी रियासतों की यूनिवर्सिटीज़ का देखा है वो हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में उतना नहीं है। आप LPU को ले लो, आप जामिया मिलिया को ले लो, आप GNU को ले लो, और उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर नहीं है। मेरे पास बड़ी डेपुटेशंस आई इन नौजवानों की कि हमें स्टडी सेंटर्स में बाज़ाब्ता तौर पर जो अटेंडेंस है वो पूरी है, लेकिन उसके बरक्स हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स भी है, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट सारे, उसके बरक्स गवर्नमेंट इस पर कोई गौर खोज नहीं कर रही है। मैं
उन लोगों को पूरा एश्योरेंस इस बात का दिलवाता हूं कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आजम साहब तक ये बात पहुंचाऊंगा और इंशाल्लाह उन नौजवानों को इंसाफ दिलवाऊंगा जिनकी साथ बेइंसाफी की गई है, और उन मंत्रियों को भी हम सजा दिलवाएंगे जिन लोगों ने पहले इनॉग्रेशन इन स्टडी सेंटर्स का किया और उसके बाद फिर ऑर्डर्स इस किस्म के निकाले कि ये डिग्रियां यहां पर नहीं चलेंगी। आइए देखते हैं रामबन से ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। 16 तारीख की बात है। ये वहाँ पे मशीन एक राजू नाम का ठेकेदार है, उसने लगाई थी, और रास्ता जो ब्लॉक के थ्रू बना हुआ है ये मनरेगा के थ्रू, तो वो रास्ता अभी 2 ही महीने हुए, 3 महीने उसकी पेमेंट हुई है। नया रास्ता बिल्कुल मशीन लगा के वो तोड़ दिया, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा मैंने उनको मना किया, मना करने पे मशीन को नहीं रोका उसने, जब तक कि हमारे महकमा से जो लोग थे वो आए, डिपार्टमेंट से, ब्लॉक डिपार्टमेंट से आए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आए, तो उन्होंने आके मशीन को बंद करवाया, और रास्ते का जो था वो उसको कहा गया कि भाई रास्ते को ठीक करके बनाओ इसको, और रास्ते को तो वहाँ पे डंपिंग किया हुआ है उसने, मलबा जहाँ पे बैठने का रुकने का कोई है ही नहीं है वहाँ पे स्कोप, तो इसलिए करके सर यहाँ पे कुछ अपनी ये लोग ज़्यादती कर रहे हैं हम लोगों के साथ। तो बराए मेहरबानी करके आज हमारे ACR साहब आए, और उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने, और DDC हमारे काउंसलर जो कि मेरे वहाँ पहुँचने पे मैंने फ़ोन किया, वो आए वहाँ, तो उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया मुझे। तो और जनाब हमारे आज ACR साहब आए 17 तारीख को, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड तलब किया और वहाँ पे उन्होंने उनको बंद किया, मना किया कि यहाँ पे किसी किस्म की भी यहाँ पे ये न करें, सेक्शन कटाव न करें इसका। नमस्कार, मैं रेणुका पटोल DDC मेंबर रामन B से। ये 16 तारीख की बात है। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 6 से इकबाल पंत जी हैं, उन्होंने मुझे 16 तारीख को फ़ोन किया कि यहाँ पे कुछ लोगों ने मशीन लगाई हुई है JCB, और जो मनरेगा के तहत यहाँ पे एक पक्का पाथ बना हुआ था, उस पक्के पाथ को उन्होंने तोड़ दिया है। जब मैं वहाँ मौके पे पहुँची तो सच में वो रास्ता बिल्कुल टूट गया था वहाँ पे, और मैंने एक्जिन PWD को भी बुलाया, और मौके पे उन्होंने भी देखा और काम बंद कर दिया। और मैंने हमारे जो ACR हैं हमारे श्री धीरेन्द्र जी को मैंने रिक्वेस्ट की और कल 17 तारीख को वो वहाँ पे मौके पे आए, और उन्होंने वहाँ पे देखा और उन्होंने काम बंद करवा दिया, और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो कागजी कार्रवाई करेंगे, और कागजी कार्रवाई के तहत वो तह तक जाएंगे और इस लैंड माफिया का जो ये काम है उसको बंद करवाएंगे। और उसके बाद भी यहाँ पे एक PWD के रोड में, बिल्कुल रोड में एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, जिससे मैंने DC साहब को भी एक लेटर लिखा, और उन्होंने 1 घंटे के अंदर उसका एक्जिन को भेजा, और वहाँ पे JE आया और उन्होंने देखा। मेरे DC साहब को मैं धन्यवाद करती हूँ। आज के खबरनामे में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। तब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक अपने मेज़बान मुसीम अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।